दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन। और मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि ये मेरा वही पुराना चैनल है जो जिस पे पहले आप लोगों को प्रॉपर वीडियो मिलते थे और बीच में किसी कारणवश ये बंद हो गया था और अभी दोबारा ये चालू हो गया है। तो प्रॉपर वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। बीच में मैंने एक नया चैनल बनाया था क्योंकि ये चैनल मेरा बंद हो गया था, जिसके वजह से जो वीडियोस थे वो नहीं हो मतलब बन पा रहा था, तो इसलिए मैंने नया चैनल बनाया था और उसी पे अपलोड करते थे। तो अभी आपको टीचिंग से रिलेटेड जितना भी मटेरियल्स है, जितना भी जो भी मैटर्स हैं, वो सारा सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो लेट्स कंटिन्यू। आप लोग इस पे बने रहिए, आप लोगों को प्रॉपर सारा सब कुछ वो मटेरियल मिलता रहेगा जो आपको हेल्पफुल हो, आपके लिए हेल्पफुल हो और प्लस आपके एग्ज़ाम को इजी करे। उनसे संबंधित सारा मटेरियल्स आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल जो हम लोग पेपर था, पेपर 1 था, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उस पे डिस्कस हुआ था और कल पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 है उसी से संबंधित। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। जो पहला क्वेश्चन है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है ना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो ये बीमारी है, ये मांसपेशियों से संबंधित है और वंशानुक्रम भी है, जेनेटिक जिसको कहते हैं, मांसपेशियों से संबंधित है। मांसपेशियों का जो प्रोग्रेसिव होता है उसको वीक करता है, ये मतलब कमज़ोर करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, जिसके वजह से बच्चे में ये सारा प्रॉब्लम होता है। उसको डिफरेंट टाइप का परेशानी होता है। उसमें क्या होता है कि उसकी जो मांसपेशियों का निर्माण है और जिस प्रोटीन के माध्यम से मांसपेशियों का निर्माण होता है, या उसका जो प्रोटीन मांसपेशियों के मतलब मांसपेशियों के जो निर्माण होता है, जिस प्रोटीन से उस निर्माण होता है, उस प्रोटीन के प्रोडक्शन में वहाँ पर बैरियर्स होते हैं, मतलब बाधा उत्पन्न होता है, जिसके वजह से वो प्रोटीन उत्पन्न नहीं हो पाता है, प्रोटीन जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाता है और जिसके वजह से मांसपेशियों की गतिशीलता में कमजोरी होती है और जो बच्चा है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का शिकार हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कौन सा प्रोटीन है, डायस्ट्रोफिन, डायस्ट्रोफिन प्रोटीन है जो शरीर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगर ये नहीं बन पाता है, मतलब प्रोड्यूस नहीं होता है शरीर में, तो कौन सा रोग होगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है ना। तो अगर ये डायस्ट्रोफिन जो प्रोटीन है अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है तो हमें क्या होगा, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये समस्या हो जाएगी। ये जो डिसेबिलिटी है या समस्या है, ये हमको मतलब हम इससे ग्रसित हो जाएंगे। और इसके लक्षण जो हैं आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या होता है, जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और जो प्रगतिशील पेशियाँ हैं, जो पेशीय है जो मतलब लगातार बढ़ती रहती हैं, उसमें नुकसान पहुंचता है, क्षति होता है। फिर जो नंबर 2 है, आप देख लीजिए। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में प्रगतिशील पेशीय जो है उसमें नुकसान पहुंचता है, मतलब प्रोग्रेस करता रहता है। जो मसल्स हैं वो प्रोग्रेसिव मसल्स हैं, वो प्रोग्रेस करता रहता है। अगर प्रॉपर नहीं होता है तो उसमें नुकसान होगा। तो नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा। फिर क्या होगा, लक्षण है इसके पहचानने के। अगर ऐसा होता है तो मतलब ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। फिर जो खराब संतुलन होगा, मतलब पुअर बैलेंस, उसका बैलेंस अच्छा नहीं होगा। फिर लगातार वो गिरता रहेगा, ठीक है ना, बार बार गिरना उठना, बार बार गिरना, इस टाइप का। उसको चलने फिरने में समस्या होगा। क्या होगा, उसको चलने फिरने में समस्या होगा। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन इजी लिए हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित है।
लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होता है। लर्निंग का मतलब ही होता है कि सीखना, और डिसेबिलिटी का मतलब होता है अक्षमता या दिव्यांगता। जब सीखने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, सीखने में जो उसकी क्षमता है वो बाधित हो, उसमें कमी हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिगम अक्षमता कहलाएगा वहाँ पर। तो ये देख लीजिए, अधिगम का अर्थ है सीखना, अक्षमता का अर्थ है कि क्षमता में कमी। तो जब सीखने की क्षमता में कमी या कठिनाई होती है तो उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। अब अधिगम अक्षमता में के प्रकार आप लोग देख लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, डिसलेक्सिया में जानते ही हैं आप कि उसमें क्या होता है, बच्चों को शब्द और वाक्य जो होते हैं हूबहू पढ़ने, मतलब सेम पढ़ नहीं पाता है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देख लीजिए, शक्कर को हक्कर बोल देगा, पत्थर को कुछ और बोल देगा, उसी संबंधित रहेगा, बस पहला जो अक्षर है वो चेंज हो जाता है। स्कूल को स्कूल बोल देता है। डिस्ग्राफिया में आप जानते ही हैं, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित है, बच्चा लिखने में प्रॉब्लम होता है, वा को बा, ऐसा इस टाइप का वो लिख देता है। डिसकैलकुलिया में गणित से संबंधित है, उसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होता है। इन सारी डिस्प्रैक्सिया में जो होता है लिखने और चित्र से संबंधित, मतलब डायग्राम से संबंधित, जो राइटिंग एंड डायग्राम जो है जो बनाया जाता है उनसे संबंधित बच्चों को प्रॉब्लम होता है। लेखन और चित्रकारी से संबंधित विकार इसमें पाया जाता है। और डिसऑर्थोग्राफिया, तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्तनी मतलब स्पेलिंग से संबंधित विकार पाया जाता है। जो स्पेलिंग होता है वहाँ पर प्रॉब्लम होता है, इधर उधर कर देता है, गलत कर देता है। हो सकता है BAT बैट लिखता हो, बी की जगह पे D बना दे या कुछ और सब अक्षर बना दे, तो वहाँ पर स्पेलिंग से संबंधित उसको प्रॉब्लम होता है। अफेजिया जो है भाषा की अभिव्यक्ति और समझ के साथ साथ पढ़ने और लिखने में उसको दिक्कत होता है। फिर डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित है, वहाँ पर यहाँ पर आप देख लीजिए, डिस्प्रैक्सिया लेखन और चित्रांकन मतलब चित्रकारी में, मतलब लेखन और चित्रकारी से संबंधित है। लेकिन जो डिस्ग्राफिया है वो केवल जो है लिखने से संबंधित उसको समस्या होती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्रॉस डिसेबिलिटी क्या होता है? यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यापक रूप से सभी प्रकार के दिव्यांग लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, और एक साथ इकट्ठा करके सामूहिक योजना को बढ़ावा देते हैं। मतलब सभी लोगों को जो भी काम हो वो सभी लोगों के लिए हो और सभी लोगों को प्रॉपर बेनिफिट्स मिल सके, जिससे कि उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, वो आगे बढ़ सकें और वो अपने आप को, जो भी उनका टैलेंट है, जो भी उनकी कमी है, उन कमियों को दूर करके उनको आगे बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा जो है, मतलब इसको शॉर्टकट में ECEC कहते हैं, मतलब ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर। जो प्रारंभिक जो बच्चा है, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो बच्चा है उसकी शिक्षा कैसे हमें करना है। तो जाहिर सी बात है, शुरुआती शिक्षा जो बाल्यावस्था की जो शुरुआती बच्चे की एजुकेशन सिस्टम होता है उसको हम औपचारिक अनौपचारिक इन दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। और ज़्यादातर हम बच्चे को क्या करते हैं, खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो क्या है कि वो मतलब प्लस वो बोरिंग भी नहीं होगा और वो सीखने का भी प्रयास करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आधिकारिक शब्द माना जाता है, मतलब CECA जो है ये माना जाता है। अधिक विशेष रूप से यह औपचारिक और अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों को संदर्भित करता है जो बच्चे के प्री स्कूल मतलब जन्म से 5 वर्ष के दौरान उनके विकास और वृद्धि का, मतलब डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, विकास और वृद्धि को डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बोलते हैं, का मार्गदर्शन करते हैं। इस उम्र में बच्चे पूरी तरह से अपने जो बड़े लोग हैं उनकी देखभाल, मतलब उनके
उसमें रहते हैं, जो उनके देखभाल करने वाले लोग हैं उन्हीं पे पूरा टोटली डिपेंड रहते हैं। उसमें माता पिता होंगे, डे केयर होगा जो उनका देखभाल करने वाला होता है, बेबी सिस्टर्स हो जाएगा ये, और जॉइंट फैमिली है तो वहाँ के लोग हो जाएंगे, स्कूल में टीचर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उन पर बच्चा पूरा फुल कंप्लीटली डिपेंड रहता है। और उनको कैसे सिखाया जाए, इन बच्चों को कैसे सिखाया जाए, जैसे खेल विधि से सिखाया जाता है। और अभी प्ले ग्रुप स्कूल जो चल रहा है इस समय, बच्चों को उनको पहले मतलब प्ले ग्रुप में एडमिशन उनका लिया जाता है, जिससे कि उनको वो सारा सब कुछ अच्छी तरीके से सिखाया जाए, उस इन्वायरमेंट में उनको ढाला जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए, जिससे कि जब उनको पढ़ाने का समय आए तो वो उनको किसी प्रकार का बोरिंग ना लगे। यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, अगला लास्ट क्वेश्चन है। तो मॉडल ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, मतलब शीघ्र हस्तक्षेप का जो मॉडल है। तो इंटरवेंशन का मतलब जानते ही हैं आप लोग, अर्ली इंटरवेंशन का मतलब जानते ही हैं, शीघ्र हस्तक्षेप मतलब जितना जल्दी समस्या पर हस्तक्षेप होगा उतना ही जल्दी उस समस्या का समाधान होगा। तो जिस समस्या को जो भी समस्या या डिसेबिलिटी हमको होती है, या शुरुआती लक्षण हमको पता चल जाता है, तो उस लक्षण को ध्यान में रखते हुए अगर हम उस पर इंटरवेंशन करते हैं तो उस समस्या से उतना ही जल्दी हमें निजात मिलेगा, समाधान मिलेगा। लेकिन अगर हम उसको इग्नोर करते हैं, डिसेबिलिटी हो या बीमारी हो, अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो वो समस्या जो डिसेबिलिटी और जो समस्या है वो गंभीर रूप ले सकती है, और गंभीर रूप लेने की वजह से हमें बहुत काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर शीघ्र हस्तक्षेप का जो मॉडल है वो तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि मतलब उस मॉडल में क्या क्या है। तो मॉडल में आप देख लीजिए, होम बेस्ड है, मतलब घर पे जो आधारित होता है, गृह आधारित जो इंटरवेंशन होता है। फिर सेंटर बेस्ड होता है, जो केंद्र पे जाकर जहाँ पे उसका बनाया होता है। हॉस्पिटल बेस्ड है, कॉम्बिनेशन बेस्ड है, मतलब इन सारों को मिलाकर इस अर्ली इंटरवेंशन को आगे बढ़ाया जाता है और इस पे सुचारू रूप से काम किया जाता है। अगर घर पर जाने की ज़रूरत है तो घर पर जाकर उसको इंटरवेंशन किया जाता है, और सेंटर पे उसका इंटरवेंशन होता है, हॉस्पिटल में उसका इंटरवेंशन होता है, इन सारे को मिलाकर भी उसका इंटरवेंशन होता है। तो ये सारा सब कुछ प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि घर पर कौन करता है, घर पर माता पिता करते हैं, घर पे अन्य सदस्य करते हैं। जॉइंट फैमिली है तो और घर के और मेंबर करेंगे। और अगर सिंगल फैमिली है तो मम्मी पापा भाई बहन ये लोग बच्चे का इंटरवेंशन करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। और सेंटर पे ले जाएंगे तो जो सेंटर पर है वो लोग उसका इंटरवेंशन करेंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स करेंगे, नर्स करेंगे, ये लोग। अगर सारे को मिला दिया तो कॉम्बाइंड या कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, ठीक है। तो ये इसका इंटरवेंशन का ये मॉडल है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और जैसा भी वीडियो जैसा भी लग रहा हो, कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज ज़रूर करें, और एक बार लाइक करने में भले लेट कर दें, लेकिन कमेंट में मैसेज ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लग रहा है और क्या चाहिए, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, जो बताया जा रहा है मेरे द्वारा वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारा सब कुछ आप एक बार मैसेज ज़रूर करिए। और लाइक शेयर कमेंट के लाइक शेयर के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो तो बिना कहे आप लोग कर ही देंगे। तो इसके वजह से चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं दूसरा यूनिट का। ये लगभग यूनिट 1 और यूनिट 2 समाप्त हो गया है। तो अब इसके बाद यूनिट 3 और यूनिट 4 चलेगा। उसी में मतलब उसी में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाएगा। हो सकता है मतलब कल रविवार है, अभी तो रविवार हो गया है, 1:30 बज रहा है, ठीक है ना। तो
3 और 4 यूनिट का वीडियो आप लोगों को बनाकर दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, एग्ज़ाम्स की तैयारी आपकी प्रॉपर चलती रहे। और यूनिट जो 2 है उसमें लोकोमोटर है, विजुअली इम्पेयरमेंट है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है और स्पीच एंड लैंग्वेज है। ये सारा सब कुछ आप लोग जानते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को इन्वॉल्व नहीं किया। और जो चीज़ें हमको लगा कि ये ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने इसमें इन्वॉल्व किया। और आप डेफ ब्लाइंडनेस को जानते हैं, डेफ ब्लाइंडनेस मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी में वो आ गया, तो उसके बारे में आप जानते हैं, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो और इसके बाद आपका तीसरा में भी इंटेलेक्चुअल है, स्पेसिक लर्निंग है, ऑटिज़म है, और इन सारे को मिला के एक क्वेश्चन तैयार करेंगे और प्लस में। और फिर इसके बाद यूनिट 4 और 5 से 4 और 5 आपको बताना है। कल आपको इन सारे जो यूनिट 3 है, कल इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, मतलब एज ए क्लास के जैसा क्लास में समझाया जाता है उस तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि आप लोगों को परीक्षा में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। टॉपिक कोई इजी नहीं, मतलब टफ नहीं है। और इस इंटेलेक्चुअल है, स्पेसिक है, ऑटिज़म है, बस इसमें से अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं चीज़ों को, तो फिर कोई दिक्कत होना नहीं है। इंटेलेक्चुअल आप जानते हैं, स्पेसिक आप जानते हैं, ऑटिज़म के बारे में आप जानते हैं, और मेंटल इलनेस, और थोड़ा सा आप लोग क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल जो डिसेबिलिटीज़ कंडीशंस जो है इन्वॉल्व किया गया है, डिसेबिलिटी जो 21 में, इसको थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। मैं ये मतलब अगला नेक्स्ट जो रहेगा उसमें इन्वॉल्व कर देंगे, तो इसको मतलब थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि टॉपिक नया है और पिछली बार शायद पूछा नहीं गया था, और हो सकता है इस बार पूछ लें, तो इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखिए, इस टॉपिक को ज़रूर तैयार करके जाइए। बाकी और टॉपिक तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को हल्का फुल्का आप लोगों को जानकारी भी है, जैसे इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक में आप जानते हैं, स्पेसिक लर्निंग आप जानते ही हैं, ऑटिज़म के बारे में हल्का फुल्का आप जानते हैं, लेकिन आप क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल जो है इसके बारे में आप लोगों को मतलब वो उस तरीके से मतलब अच्छे तरीके से नहीं पता होगा। मतलब इसमें तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है, तो इसके वजह से आप लोगों को इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। अगर पूछेगा भी तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा 2 नंबर में, तो कम से कम आप लोगों को 2 नंबर भर का तो लिखना चाहिए, 2 नंबर कितना लिखना चाहिए। और या हो सकता है कि मल्टीपल और क्रॉनिकल को एक ही में मिला के पूछ ले, या उसका विस्तार, या क्रॉनिकल को विस्तार पूर्वक में अगर पूछ लेगा तो आपको सारा सब कुछ उसमें लिखना होगा, तो इसलिए एक बार उसको ज़रूर तैयार करके जाइए। तो आई होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम का जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से चल रहा होगा, और किसी प्रकार का टेंशन नहीं, और प्रेशर के साथ मत पढ़िए, जो भी पढ़िए अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िए, समझदारी के साथ पढ़िए, मतलब रटने का कोशिश मत करिए, चीज़ों को समझकर पढ़िए, किसी ना किसी तरीके से कनेक्टिविटी करके उसको पढ़िए, फॉर एग्जांपल सेटअप करके पढ़िए, जिससे कि जो आपका मैटर है, जो आपके आंसर्स हैं, वो दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो। अगर आप किसी तरह रट कर पढ़ने का प्रयास करते हैं तो फिर वो शॉर्ट टाइम के लिए आपके माइंड में स्टोरेज होगा, और फिर ऐन वक्त पे आप अगर उसको रिमेंबर नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप जो भी पढ़ें उसको फॉर एग्जांपल सेटअप करके पढ़ें, जिससे कि वो आपके दिमाग में, आपके मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाए। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो आइडियोलॉजी का होगा, जो सेकंड पेपर है, तो और हो सकेगा इसमें से, हाँ अभी नहीं, आइडियोलॉजी का नहीं होगा, 4 और 5 यूनिट जो है उसका होगा। अभी तो 3 यूनिट पे डिस्कस करेंगे सरफेस,
और ऐसा मतलब मैटर नहीं तैयार करेंगे, उस पर बस टॉपिक डिस्कस करेंगे। और 4 और 5 का मैटर 4 और 5 का जो है उसमें से क्वेश्चंस तैयार करके आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और वीडियो तो देख लीजिए आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए इस मैटर का, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ पूरा अवेलेबल है, को पेपर का भी और इस वीडियो का, शॉर्ट वीडियो का भी जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल है, और जो नोट्स है वो भी अवेलेबल है। तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।